हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा 7th क्लास की एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुग़ल साम्राज्य। तीसरा चैप्टर जो था वो दिल्ली के सुल्तान, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो भी हम लोगों ने देखा। तो आप चाहें तो अगर तीसरा चैप्टर नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये चैप्टर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल वंश से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। तो कब? मध्यकाल में। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मतलब 1526 में आप जानते हैं कि बाबर का युद्ध हुआ था पानीपत का। बाबर के साथ में बाबर आया था और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी को परास्त किया था बाबर ने। तो तभी से मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। ओके, और बाकी कुछ हम जो है वो आगे इसमें देखेंगे। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो लाल किला यह है, शाहजहाँ ने बनवाया था। ओके, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये भी पूछा जाता है किस पत्थर से बना है। यह है लाल किला का चित्र। मुगल कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टॉपिक। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। यानी माता की ओर से किधर से, उनकी माता किस वंश की थी? कह सकते हैं कि चंगेज खां के वंश की थी। और पिता की ओर से वे ईरान तथा इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर लंग, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। यानी पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे और माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किसने? तैमूर ने। आगे है चित्र। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र जो 1702 से 1712 के बीच में है। मध्य में तैमूर है, ये चित्र मैं आपको दिखा दूं। मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरान शाह, ये जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था। और उसके बाद अबू सैद, ये जो अबू सैद हैं बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, जो बाबर के परदादा, ये हैं। और उमर शेख, बाबर के पिता, ये हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पाँचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ हैं। तो ये बाबर हैं, ये अकबर हैं और ये शाहजहाँ हैं। तैमूर की हाँ, और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो ऐसा ये चित्र है, यहाँ पे दिया गया है। ओके, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। ओके, उसके बाद है मुगल सैन्य अभियान। तो इसमें क्या है? प्रथम मुगल शासक बाबर, जो कि जिनका शासन 1526 से शुरू हुआ और 1530 में, चूँकि बाबर की मृत्यु हो गई थी तो इतने वर्षों का रहा, ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। किसने? बाबर ने। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। किसको? बाबर को। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया।
उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। फिर तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए, जो कि हम पढ़ेंगे। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफ़गान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। कौन? अफ़गान। मुगलों और अहोम अध्याय 7 में जो देखेंगे, और सिखों जो कि अध्याय 8 और 10 में, एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासन काल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। चित्र 4 यहाँ पे क्या है? 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। देखो, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2012 या 14 में पूछा गया था। यहीं से बिल्कुल यही लाइन थी बिल्कुल उस क्वेश्चन की, आईएएस के एग्ज़ाम में। ओके, तो आप देख भी सकते हैं चाहें तो। 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किया था। और इस्तेमाल किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। अब है तालिका, जो कि हमें देखनी है। मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। सबसे पहले बाबर 1526 से 1530 ने 1526 में बाबर के पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। किसने? बाबर ने। 1527 में खानवा के राणा सांगा राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। ये बाबर की कहानी हो गई छोटी सी। फिर है हुमायूं, जिनका शासन रहा 1530 से 40 और फिर 1555-56। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1500 शेर खान यानी शेरशाह सूरी की बात की जा रही है। 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। किसको? हुमायूं को। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इस इमारत में जो यहाँ पे बनी है चित्र में, ये जो आप देख सकते हैं। इसके बाद है अकबर, जिनका शासन 1556 से लेकर 1605 तक रहा, यानी काफ़ी लंबा, आप कह सकते हैं लगभग 50 वर्ष का। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। दूसरा है 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान किए हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तीसरा पॉइंट है 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। उसने अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम, जो कि उसका बेटा था, के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। फिर है जहांगीर, जो कि सलीम थे। इनका शासन 1605 से 1627 तक रहा। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, तो ये नाम आप याद रखिए क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का। सलीम किसका नाम था? जहांगीर का। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। अब है शाहजहां 1627 से 1658। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया
और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदों के हाथों में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। तो कब मिला लिया गया अहमदनगर को? 1632 में। और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह अपने समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। यानी शाहजहां, जो उनके पिता का नाम था औरंगजेब के, आगरे के किले में कैद कर दिया गया। फिर औरंगजेब जो शाहजहां का बेटा था, 1658 से 1707 तक। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। अच्छा, राजकुमार अकबर जो चर्चा की जा रही है, ये औरंगजेब का बेटा था, एक शाहजादा अकबर। ठीक है, एक तो अकबर आप जानते हैं हुमायूं का बेटा था, लेकिन ये अकबर एक शाहजादा अकबर के नाम से था, औरंगजेब के बेटा। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिससे उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफ़ाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात, यानी जो अकबर मतलब इनका बेटा, के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। तो 1707 में अहमदनगर में ही मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। उसके बाद इनके बेटों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और जो मोहम्मद मुअज्जम था वही बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला मुगल बादशाह बना था। तो ये अकबर का शासन 1605 में, उसका चित्र है यहाँ पर। तो ये काबुल से लेकर कांधार से लेकर कहाँ तक था पूरा, ये बरार, पटना, ये सब जो है अहमदनगर के यहाँ तक आ गया था। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते। ज्येष्ठाधिकार मतलब बड़े बेटे को अधिकार देना, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायद? ओके, यहाँ पर है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो राजपूतों से संबंध थे। अब है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका 1 को फिर से देखें, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने की भी सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 में देखें, गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया।
इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? मनसबदार और जागीरदार जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जाति की संख्या पर निर्भर था। जाति की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। तो जात की श्रेणियाँ मतलब यहाँ पे क्या है, 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वालों अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए जाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। घोड़ों को दगवाते थे मतलब उस पर ठप्पा, कोई मुहर लगवा देते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। तो इक्ताओं के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, आप पढ़ सकते हैं। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे। मुक्ति, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ओके, अब ये मनसबदारों को यहाँ पे दिखाया गया चित्र। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। यह है मनसबदार जो घोड़े पे बैठे हुए हैं। चित्र 6 जो कि नीचे है, शाहजहाँ के राजकाल में एक लघु चित्र। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया। अब है जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने, इनका नाम क्या था, टोडरमल, जो कि राजस्व मंत्री थे, ने 10 साल यानी 1570 से 80 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबा प्रांत को कहते थे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया, यानी सूबे को, प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग सूची बनवाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जब्त किसे कहा जाता था? राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया।
कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदारों और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अब है अकबरनामा और आईने अकबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। यहाँ पे चित्र दिया गया। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। मतलब सैनिक भी होते थे और राजनीतिक भी, मतलब सत्ता भी उनकी होती थी। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। तो ये शब्द आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में सीधे यही पूछा जाता है कि दीवान का तात्पर्य क्या था मुगल साम्राज्य में। तो एक वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था। ओके, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी जो सैनिक वेतनाधिकारी होता था। सदर, एक धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, उसको सदर कहते थे। फौजदार सेना नायक को कहते थे और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। ओके, अब यहाँ पर है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। यहाँ पर नूरजहां का फरमान लिखा हुआ है। मेहरुन्निसा ने, इन्हीं का नाम था, नूरजहां ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहीं और उसको समय समय पर सहयोग देती रहीं। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य था, जो वाक्य ये है, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है, जो कि ये है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। ये जो मोहर लगी हुई है। गोल मोहर के अनुसार, ये चौकोर है और एक गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। फिर उसके है मतान्धता, ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए, उसको कहते हैं मतान्धता। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। अभिजात मतलब जो उच्च वर्ग के लोग होते थे अकबर के दरबार में या अकबर के साम्राज्य में। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो कि रोमन कैथोलिक थे और जरथुस्त भी मिलता है कहीं कहीं लिखा, धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह एक कुल यानी सर्वत्र शांति यानी सब जगह शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी
और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए। तो यहाँ पर ये सभी विद्वान बैठे हुए हैं और ये अकबर बैठे हुए हैं इबादत खाना में। ओके, अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सुलह एक कुल क्या था, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अकबर की सुलह एक कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा की विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति यानी सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। तो ये सुलह कुल की नीति थी इस प्रकार की। अब है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% की ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% को ही राजस्व का इतना प्रतिशत स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था, यानी 5.6% को इतना मिलता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुएं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इससे जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इस बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो 10वें अध्याय में चर्चा करेंगे। अन्यत्र, अब ये अन्यत्र एक छोटा सा कालम होता है, इसको भी जान लेते हैं कि दूसरी जगह क्या हो रहा था दुनिया में। राजा और रानियाँ। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ऑटोमन साम्राज्य जो है ना तुर्की का था, के सुल्तान सुलेमान, इनका शासनकाल 1520 से 66 तक था, 1500 शामिल है। उनके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फ़ौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान, ये समकालीन मतलब उसी काल में जब अकबर का शासन यहाँ था, उसी समय इंग्लैंड में
एलिजाबेथ 1500 यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास और इससे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूस की शासक जार इवान चतुर्थ वेसिलिएविच, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है, मतलब प्रख्यात नहीं है, कुख्यात है। तो दोस्तों ये चैप्टर था और जिसे हम लोगों ने अच्छी तरह कवर कर लिया। ये सारे शब्द थे जिनको हमने देखा। और तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें अपना सुझाव ज़रूर दे सकते हैं, जिससे हम थोड़ा और इम्प्रूव कर सकें इसे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।